नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, मुस्लिमों के लिए देश का संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। तो किरण रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का मांगा इस्तीफा। दिल्ली में फिर खुली पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार की पोल। विधानसभा में डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश। 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए तक पहुंचा। जस्टिस जशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक के बाद लिया यह फैसला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। पिछली सरकारों के कुप्रबंधन पर बोला हमला। कहा, डबल इंजन की सरकार के कारण प्रदेश का हुआ समग्र विकास। और यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष विराम को लेकर सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक। दोनों पक्ष 3 साल से जारी संघर्ष को रोकने पर कर रहे हैं बातचीत। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर संसद से, जहां राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाले विधेयक पारित होने पर कड़ा विरोध जताया तथा कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस कारण हंगामे के चलते उच्च सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:35 पर पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और हंगामा करने लगे। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, उनकी सोच बिल्कुल उनके दावे के विपरीत है। नड्डा ने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दिया। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही। कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी कुछ प्रयास इन्होंने किया है। और वहीं हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो लोग संविधान का रक्षक होने का दावा करते हैं, वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे एक कांग्रेस नेता ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव भी किया जाएगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. We cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for it is extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. और इस बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से ना तो किसी ने संविधान बदलने की बात कही है और ना ही कहेगा। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो
बदल नहीं सकता, रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। वहीं लोकसभा में कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले एक कथित बयान का उनका नाम लिए बगैर हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो उसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही। 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो, मैं उसका निंदा करता हूँ। और उधर झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि आज जबकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है तो वहीं पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने पिछले करीब 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 70 सालों में भारत सिर्फ 2 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज बीते 10 सालों में भारत करीब 4.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। पूरी दुनिया वित्त के मामले में कराह रही, अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो। वो सब ये कहती है कि भारत एक ऐसा सितारा बनकर उभरा है जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। 2014 तक भारत की इकोनॉमी केवल और केवल 2 लाख करोड़ की थी, 2 लाख करोड़ डॉलर की थी। आज वो 10 साल में 4.5 लाख करोड़ डॉलर की है। 70 साल में आपने इस देश को 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दी और हमने 10 साल में उसको लगभग 4.5 करोड़ ट्रिलियन डॉलर में जो है पहुंचा दिया है। और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस के नेता और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाकर रुकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला होते हुए भी 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? याद करिए, इन्होंने शाहबानो के जजमेंट को पलट दिया था ना। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है। इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। वोट बैंक की पकड़ और जकड़ कितनी ज्यादा है कि बड़े पार्टियों की महिला नेत्री भी महिला के लिए लाए गए कानून पर दब जाती हैं क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है। भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप
बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन डीटीसी के कामकाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई है। सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डीटीसी लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रहा है। राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित की, जो आवश्यक 5,500 से काफ़ी कम थी। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग ही नहीं हुआ। धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई। डीटीसी की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। वहीं कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण खराब हो चुकी बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की भारी कमी है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है। कई बस स्टॉप पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र भी जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रैल तक वित्त विभाग इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें कि सीएजी की ये तीसरी रिपोर्ट है जो दिल्ली विधानसभा के सदन पटल पर रखी गई है। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से इस तथ्य की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि तत्कालीन विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएसी या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति सीओजीयू ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी सीएजी रिपोर्ट के पैरा पर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिन्हें 3 महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना होता है। उन्होंने कहा कि सीएजी के अधिकारी पूरे साल बहुत मेहनत करके विभिन्न विभागों का ऑडिट करते हैं और केवल गंभीर अनियमितताओं वाले पैरा को ही अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि पीएसी या सीओजीयू जब किसी मामले को उठाते हैं तो विभागों का यह कर्तव्य है कि वे विधानसभा में अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करें, जिनको बाद में सीएजी ऑफिस द्वारा जांचा जाता है। उन्होंने कहा कि एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करने में विभागों की विफलता एक गंभीर कमी है, क्योंकि इससे ऑडिट की इतनी लंबी और विस्तृत प्रक्रिया पूरी तरह निरर्थक हो जाती है। तत्कालीन विधानसभा की पीएसी या कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। एक भी पैरा 10 साल में पीएसी ने और सीओजीयू ने। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी सीएजी रिपोर्ट के पैराज पर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत नहीं किए, जिन्हें 3 महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना होता है। और इससे पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल को खीर खिलाकर मुंह मीठा किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट डबल इंजन की सरकार का बजट होगा और विकसित दिल्ली का नया विजन इसी के साथ शुरू होगा।
दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। बजट कल सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा और इस बजट में आप, ये मैंने पहले भी कहा, ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहां से शुरू होगा। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्याज के निर्यात पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। उन्होंने बताया कि किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कराने और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब जब प्याज के दाम गिरने लगे और किसानों को कम कीमत मिलने लगी, तब सरकार ने फैसला किया कि प्याज के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर 20% कर दी जाए। आज सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पूरी तरह से हटा दी जाए। किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, और अब यह फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए। आगे की बड़ी खबरों में, वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को भ्रम में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान मसूद और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा नहीं मिल पाने की भी बात कही। जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार गरीब और मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, जिससे वक्फ की जमीन का फायदा जरूरतमंद लोगों को मिल सके। पूरे देश के अल्पसंख्यक और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा जो गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, बच्चों को, अनाथ को मिलना चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, वो मिल नहीं रहा। आज मुतवल्ली हों, केयर टेकर हों, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ये सोची समझी हुई इनकी राजनीति है। और जो जेपीसी के मेंबर भी हैं, इमरान मसूद हों, ओवैसी साहब हों, या और हमारे अब्दुल्ला हों, मोहबुल्ला साहब हों, ये सब लोग जिस तरीके से देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तो इसलिए इसको अमेंडमेंट कर रही कि वक्फ के प्रॉपर्टी से, उसकी आय से ज़्यादा फायदा गरीबों को मिले। आगे की खबरों में, सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सांसदों का वेतन 1 लाख रुपए प्रति महीना से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा दैनिक भत्ता भी बढ़ाकर 2,000 से 2,500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों के पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, जो अब
25,000 रुपये से बढ़कर 31,000 रुपये प्रतिमाह होगी। ये नए वेतन और पेंशन 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी होंगे। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे पहले सांसदों के वेतन और भत्ते में अप्रैल 2018 में बढ़ोतरी हुई थी। भारत ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के 10,000 स्ट्रेन का संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा कर लिया है। विश्व तपेदिक दिवस पर नई दिल्ली में इसे जारी करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों की पहचान और इलाज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही 30,000 जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा कर लेगा। देश भर के 9 संस्थान और 3 मंत्रालय मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूरे देश भर से सैंपल लिए गए और उनका विश्लेषण किया गया। आज जिस प्रकार से हमारी क्षमताएं हैं जीन्स को लेकर के, आज ही हमने 10,000 जीन सीक्वेंसेस मुकम्मल की हैं आम जनसंख्या आबादी में, और हमारा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी हम 30-32 हज़ार सीक्वेंसिंग कर लेंगे, जिससे ख़ास तौर से जो रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है उसकी पहले से जानकारी हासिल करना और उसका समाधान करने में वैज्ञानिकों को भी सुविधा रहेगी, चिकित्सकों को भी। अगली खबर, भारत के सबसे बड़े लोक प्रसारक प्रसार भारती ने वेब्स बाजार के रूप में एक सराहनीय पहल की है। वेब्स बाजार से मीडिया और मनोरंजन उद्योग में क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। तो फिल्म अभिनेता आर माधवन ने कहा है कि वेब्स बाजार का मंच क्रिएटर्स के लिए कनेक्ट होने, सहयोग करने और आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया मंच साबित होगा। The world of entertainment is evolving faster than ever before. New stories, new talent, and fresh ideas are emerging every day. But how do we connect the right creators with the right opportunity? Introducing Waves Bazaar, India's first ever global e-marketplace for the media and the entertainment industry. Whether you are a filmmaker, a content creator, a musician, a game developer, influencer, or VFX artist, this platform is designed to connect you with buyers, distributors, and collaborators from around the world. अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में 25, 26 और 27 मार्च को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वो अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, जो उद्यमी हैं, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर सेबी के चेयरमैन इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। And ease of compliance. The first proposal was to increase in terms of the FPI regulations, liberalization in terms of increasing the threshold under size criteria in the additional disclosure framework. So you recall that FPI, regulations were changed in 2019, where we had this Press Note 3 things was brought in as a
size criteria of 25,000 crore. And subsequently on August 24, 2023, also there was also regulatory change on concentration criterion in relation to, the MPS and SAST regulations. So therefore, additional disclosure was required. And now, these things were fixed in 2022. The average trading volume in the cash market has increased 122%. So taking into consideration of that, the board has decided to revise based on public comments and recommendations of FPI Advisory Committee. So this size criteria is now being taken from 25,000 crore to 50,000 crore. But please note that the concentration criteria remains the same, that is 50%. So irrespective of the size, the 50% concentration criteria remains, and in case 50% is breached, then additional disclosure will be required. So that is the first decision. The second decision was in terms of AIF regulations. So Regulation 17A of SEBI AIF regulations, there, we have this category 2 AIFs, which are required to hold a majority of their investments in unlisted securities. Now, there have been recent changes to SEBI listing obligations and disclosure requirement regulations, in which we require that the entity that has issued listed debt securities can issue fresh debt only in listed form. So therefore, there has been an apprehension from the industry that the adequate unlisted debt may not be available. So there was also a request from the side to provide alternatives. So keeping in view the credit risk, because AIFs typically can take greater risk. So you have a liquidity risk as well as a credit risk. So in terms of credit risk, we have ratings. So some of the listed bonds which are in A category or below, they could be considered as relatively having greater risk. So they are also being allowed to the AIF in addition to the unlisted debt securities. So that is a decision. I think it is also an ease of compliance and ease of business for the AIF industry, because even if they are holding some unlisted debt, there is an apprehension that they may also get listed subsequently. So therefore, they will be falling short of the 50% requirements of unlisted debt, which is currently obtaining in case of AIF regulation. So this has been done again in consultation with the concerned committee, AIPAC, by the SEBI. The third decision, again relating to ease of compliance, is in relation to advance fee to be charged by investment advisors and research analysts. So IA and RA regulations were earlier rationalized to address many concerns of the industry, and these have been welcomed. However, there have been concerns regarding some of the fee-related provisions, in particular the provisions which restricted collection of advance fee. And this was restricted to 2 quarters by the IARAs, to 6 months by IAs, and 1 quarter for the RAs, research analyst. So this has been now again considering the ARRIA and ARIA, taking into consideration their representations, and through this again the committee process, the board has decided to relax it, and now IAs and RAs may charge fees in advance up to a period of 1 year.
Earlier, IAs and RAs were allowed to charge advance fee for a maximum period of 2 quarters and 1 quarter respectively. And please note that this is only for this fee restrictions, etc. What we are talking about is only in respect of individual and HUFs, not being accredited investors. The issue is that accredited investors and the institutional investors are very well in a position to negotiate fees and have contracts, longer term contracts as well. But it's the individual and HUFs that temporarily we are providing this protection of a fee and fee limits and also mode of payment as well as refund and other things. But this move to extend that to 1 year is also sensible in terms of longer term advice that they would then require, because we also want, SEBI also wants morely, long, trying to have long-term equity exposure, long-term investments rather than short-term speculative activities. Another proposal in that light is also, again, ease of compliance thing. We had actually taken a board decision earlier on December 18, 2024, in which SEBI Merchant Bankers Regulations 1992, SEBI Debenture Trustee Regulations 1993, and SEBI Custodians Regulation 1996 were sought to be amended. And there was one issue which related to creating a separate legal entity in case we have, they are taking up some unregulated activity, which means an activity which is not regulated by either of the regulators, maybe any of the regulators, either SEBI or RBI or any other regulator. Then in that case, we needed to, we required them to hive off in next 2 years into a separate entity. Of course, we had given certain dispensation in terms of sharing of resources, etc. However, we have taken an internal review and we feel that the alternative approaches may be possible in order to mitigate the risk, at the same time creating the ease of doing business for them. So therefore, it has been decided that we will come back again to the board for a revised proposal. Till that time, we will not operate the earlier decision which was done, which was taken on December 18, 2024. So then we have, these are basically the ease of compliance and ease of business measures. There is one measure relating to governance, and this provision is relating to appointment of public interest directors, cooling off period for key management personnel and directors, and the appointment process for specific KMPs in market infrastructure institutions. So, based on the feedback received from various stakeholders regarding appointment of PIDs on the governing board of MIs without the approval of the shareholders, the process for appointment of PID were reviewed. Similarly, this cooling off period issue was, reviewed. Governance of MIs, the various KMPs, their issues were reviewed. And after the review, the board has taken the following decisions. One, the existing process for appointment of PIDs, which requires prior approval of SEBI but does not mandate shareholder approval, shall continue. Second, if the governing board of an MII decides not to reappoint an existing PID after his or her first term, it must record the rationale for this decision and communicate it to SEBI. Third, cooling off period for KMPs and directors of MIIs moving to competing MIIs. For that, the governing board of an MII may prescribe a minimum cooling period for its KMPs and directors, including managing director and PIDs, before joining a competing MII.
SEBI will no longer prescribe a cooling off period for PIDs transitioning from one MII to another. So far as the process for appointment of specific KMPs in MIIs, the appointment, reappointment or termination of specific KMPs, which includes compliance officer, chief risk officer, chief technology officer, and chief information security officers, namely CEO, CRIO, CTO, and CISO, by whatever designation called in Vertical 1, which belongs to critical operations, and Vertical 2, which belongs to regulatory, compliance, risk management, and investor grievances side, shall require approval of the managing board of the MIIs, which was hitherto with the nomination and remuneration committee of the MII. So therefore, it's being upgraded that instead of only the NRC, it has to be through the governing board of the MIIs. And a process is also being prescribed through a selection process, which then MII has to appoint an independent selection committee, which will then report to NRC, and then the NRC makes recommendations to the governing board. So therefore, that process is getting strengthened for all these four category of officers. This was on the governance side. And now I think the issue on SEBI governance itself. So the day I had joined, I had mentioned that we'll come up with our plan, how we will handle the conflict of interest and other issues. So today the board has decided to constitute a high-level committee to undertake a comprehensive review of the provisions relating to conflict of interest, disclosures pertaining to property, investments, liabilities, etc., and related matters in respect of members, that includes the chairman and officials of the board. As you know, we have there is a code of conduct of 2008 in respect of members of the board, including chairman. And there is also ESR, Employee Service Regulations 2001 for the employees. But there are issues relating to conflict of interest. There are also issues relating to disclosures, also property, investments, liabilities, how it is to be reported. So the high-level committee needs to be constituted away from SEBI, an independent committee. The SEBI will provide the secretariat help. Best practices will be studied. HLC will comprise of eminent persons and experts with relevant background and experience in constitutional, statutory, regulatory bodies, government, public sector, private sector, and academia. The names of HLC members will be announced in due course. The objective of the HLC is to comprehensively review and make recommendations for enhancing the existing framework for managing conflict of interest, disclosures, and related matters towards ensuring the high standards of transparency, accountability, and ethical conduct of members and officials of the board. The HLC is expected to submit its recommendations within 3 months from the date of constitution, which shall be placed before the board for consideration. Thank you. Thank you, sir. We will, just a humble request, we are meeting sir for the first time. I'm sure everyone wants to ask a lot of questions. A small request, let's start with one question each. And if you don't mind, we can also introduce ourselves. Thank you so much. Please, let's just go down the line. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ankur Mishra from ET Now. Thank you, sir, for giving the opportunity. And since it's your first conference after you have taken over, so I would want to start with a broader question. You have mentioned about FPI's ease of doing business. Conflict of interest too came in this board meeting. What is your larger message to the stakeholders, if you can start with that? I think there is no larger message except that we have a very robust institution, and we'll carry it forward.
in terms of, the best outcomes that we can have. We have 3 mandates in SEBI. One is investor protection. Secondly, we have to develop the market. And third, we have to regulate it. Now, all these mandates, is a very big task that we have. And I think with the team that we have, which I find very, very robust team, and which is another team, several teams which are outside, with whom we work very intensively, we can always, create the best of the framework in order to meet our mandate. Sir, just one. सीधा प्रसारण आप मुंबई से देख रहे थे। सेबी के प्रमुख तोहिन कांत पांडे इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेबी चेयरमैन बनने के बाद। और कुछ बड़ी बातें जो उन्होंने कही, एफपीआई की सीमा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये मामला बड़ा चर्चा में रहा था, तो उसको लेकर के चाहे सेबी चेयरमैन हो या फिर सेबी के ऑफिशियल्स हों, उनके लिए भी एक कमेटी बनेगी हाई लेवल की, जो अपने डिस्क्लोजर देंगे, यानी कि अपनी संपत्ति के बारे में खुलासा करेंगे। बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले किसान आत्महत्या करता था, कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। आज व्यापक बदलाव हुए और कृषि विकास दर 13.5% से अधिक हुई है। इससे प्रदेश के जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। आगे की बड़ी खबरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विशेष अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने देश और दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत किया है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्वाह न केवल संविधान के अनुरूप हुआ है, बल्कि यहाँ 25 सालों में कभी भी विधानसभा की कार्यवाही में मार्शलों का प्रयोग नहीं किया गया। ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्यवाही के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और यहाँ की जनता का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री और जनप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आज भी यह विधानसभा उन्हीं के दिखाए सिद्धांतों पर चल रही है। गाड़ा गाड़ा विधाई बधाई बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना
जन सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की सहभागिता पर खुशी जताते हुए कहा कि यह विधानसभा देश में नारी शक्ति का प्रतीक है। इतना ही नहीं, यहाँ की महिलाओं ने राज्य में मतदान में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। नारी शक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की महिला विभूति मीना माता का पूर्ण स्मरण सहज ही आ जाता है। भारत के संसदीय परंपरा में उनका बहुत ही सम्मानित स्थान है। वे पहले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के अंचल से संसद में जाने वाली पहली महिला जनसेवक थी और लगातार 5 बार लोकसभा में सांसद बनी थी। स्वयं वंचित वर्ग से आने वाली मिनी माता ने लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया था। मुझे बताया गया है कि इस सदन में 19 महिलाएं विधायक हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की कुल संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार इस सदन को छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों का विशेष समर्थन प्राप्त हुआ है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भी छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री और जनप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, हमारे नेता यहाँ लोकतंत्र और संविधान की परंपराओं को मजबूत करना चाहते थे। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए राज्य की सेवा का मौका हमें दिया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। संयोग से यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। और आगे की बड़ी खबरों में प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने सोमवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति वर्मा से सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाज वापस ले लिया था। सार्वजनिक किए गए शीर्ष अदालत के प्रस्ताव में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च 2025 को आयोजित अपने बैठकों में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है। देश के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी मकसद से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए PLI स्कीम के तहत 14,020 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, IT हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल जैसे देश के 10 बड़े सेक्टर शामिल हैं। आइए इस PLI स्कीम को विस्तार से समझते हैं। तो सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में मजबूती के चलते वित्त वर्ष 2023-24 में उनके द्वारा दिया गया डिविडेंड 33% बढ़कर 27,830 करोड़ रुपए हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 20,964 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए कुल डिविडेंड में से 65% यानी 18,013 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को प्राप्त हुए। यह वृद्धि सरकारी बैंकों के रिकॉर्ड मुनाफे के कारण हुई है। इस वित्त वर्ष में 12 सरकारी बैंकों ने अब तक का सबसे अधिक 1.41 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 1.05 लाख करोड़ रुपए था। अकेले वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 9 महीनों में इन बैंकों ने 1.29 लाख करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। भारतीय स्टेट बैंक का इस मुनाफे में सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसने कुल लाभ का 40% हिस्सा दिया।
तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक का मुनाफा 228% बढ़कर 8,245 करोड़ रुपए हो गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी 62% और 61% की वृद्धि दर्ज की है। सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन में यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 में इन बैंकों को 85,390 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ था, लेकिन सुधारात्मक नीतियों और पीएसबी के प्रदर्शन में मजबूती के चलते ये ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया है। सरकार का कहना है कि मजबूत बैंकिंग सेक्टर से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और सरकारी योजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तीसरी तिमाही में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में मजबूत गति देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में नीतिगत बदलावों और व्यापार एवं भू राजनीतिक तनावों से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में विकासशील देशों द्वारा सामना किए जाने वाले उच्च शुल्कों की ओर इशारा किया गया है, जिससे उनके सामानों के लिए बाजार तक पहुंच सीमित हो जाती है। एजेंसी की ताज़ा वैश्विक व्यापार अपडेट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया से निर्यात पर सबसे अधिक शुल्क लगता है, जो औसतन करीब 4% है, जबकि इस क्षेत्र और अफ्रीका में आयात पर सबसे अधिक औसत शुल्क करीब 8% है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सामान्य रूप से कम टैरिफ होने के बावजूद विकसित देश कई कृषि उत्पादों के लिए 100% से अधिक शुल्क के साथ टैरिफ पीक बनाए रखते हैं। सामान्य तौर पर दक्षिण एशिया इस मामले में भी सूची में सबसे ऊपर है। UNCTAD के मुताबिक सितंबर से दिसंबर तिमाही के बीच अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत में 7% और चीन में 5% की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का माल और सेवाओं का निर्यात 2024 में 6.3% बढ़ा, जबकि वैश्विक वार्षिक व्यापार वृद्धि केवल 3.7% ही रही। गौरतलब है कि भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2024 में बढ़कर $817 बिलियन हो गया, जबकि 2023 में यह $709 बिलियन था। आज विश्व टीबी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने टीबी उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। जमीनी स्तर पर इन प्रयासों के ठोस नतीजे भी सामने आ रहे हैं। देश टीबी को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इस दिशा में मिल रहे बेहतर परिणामों की झलक टीबी उन्मूलन प्रयासों में हो रही प्रगति में देखी जा सकती है। जहां बाकी विश्व ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की है, वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इससे बहुत पहले ही लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। टीबी के मामलों की पहचान, उनके प्रभावी उपचार और टीबी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार की व्यापक पहल जमीनी स्तर पर अच्छे नतीजे दे रही है। यही वजह है कि टीबी के मामलों में 2015 की तुलना में 2023 में 17.7% की गिरावट आई है। वहीं टीबी से होने वाली मौतों में भी इस अवधि में 21.4% की कमी देखी गई है। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। टीबी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम सभी मामलों की पहचान करना है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 347 प्राथमिकता वाले जिलों में सरकार ने छुपे हुए मामलों की पहचान के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत 7,47,000 निक्षय शिविर लगाए गए। इससे टीबी के 3 लाख से अधिक छिपे मामलों की पहचान हुई। टीबी उपचार का दायरा 2015 की तुलना में 32% बढ़ा है। टीबी उपचार के क्रम में बेहतर पोषण के महत्व को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सहायता का प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, टीबी रोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसके अंतर्गत अब तक 3,635.29 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। इससे 1,24 लाख लोगों को मदद मिली है। टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। इससे उपचार के बेहतर परिणाम पाने, टीबी के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से मदद लेने की राह तैयार हुई है। छिपे हुए मामलों की तेजी से पहचान, उनका उपचार शुरू करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी उपचार सुविधा, बेहतर पोषण सुनिश्चित किए जाने, टीबी रोगियों की आर्थिक मदद और टीबी के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावी उपाय, ये वो कदम हैं जिन्होंने देश से टीबी को जड़ से मिटाने की जमीन तैयार की है। वो दिन दूर नहीं जब देश इससे पूरी तरह मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जल्द ही भारत हो जाएगा टीबी से मुक्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।